हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आज तक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर। दोस्तों आपके लिए साबित होने वाला है आज तक का सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो दोस्तों पूरे वीडियो को बिल्कुल इम्तिहान से देखिए, पूरे लगन के साथ देखिए। मैं वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ आपको कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्के करके जाएगा ये वीडियो। दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 ड्राइंग सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर का नाम है राजस्थान की लघु चित्र शैलियां, और पूरे चैप्टर का निचोड़ इस वीडियो के माध्यम से आपको परोसने जा रहा हूं। बिल्कुल भी इससे कहीं से बाहर नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ देखें और अपने 4 नंबर पक्के करें। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी मैंने आपको कहा था कि जैसे ही हॉलीडे आएगा, जैसे ही छुट्टी का दिन आएगा, छुट्टी के दिन में आपके लिए आपके पूरे 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर का निचोड़ जो है वो 5 चैप्टर जो भी है उनका निचोड़ मैं आपको 5 दिन में परोसूंगा, और वो ही आपको बोर्ड एग्जाम में 24 मार्क्स दिलाएंगे, यानी कि 100% मार्क्स दिलाएंगे आपको। चलो दोस्तों चर्चा करते हैं आज के इस चैप्टर की, जिसका नाम है राजस्थान की लघु चित्र शैली। चर्चा करते हैं। पहले इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे क्या? पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान की जो लघु चित्र शैली है उसके प्रारंभिक परिचय के बारे में, कि इसका उद्भव कहां से हुआ, कौन कौन से चित्र इस चित्र शैली में सम्मिलित किए जाते हैं, पहली बार इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया। फिर अपन देखेंगे कि राजस्थानी जो चित्र शैली है, लघु चित्र जो है वो किस पर बनाए जाते थे, किससे बनाए जाते थे, रंग कैसे होते थे। फिर अपन देखेंगे इसकी विषय वस्तु क्या थी, कौन से ग्रंथों पर सबसे ज्यादा चित्र बने। फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एक एक लघु चित्र शैली के बारे में, और फिर लास्ट में अपन पढ़ेंगे राजस्थान लघु चित्र शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान शैली में सम्मिलित क्षेत्र। राजस्थान लघु चित्र शैली में सम्मिलित कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो दोस्तों एक तो राजस्थान के क्षेत्र है और एक मध्य प्रदेश के क्षेत्र है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है राजस्थान लघु चित्र शैली में। राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र है? राजस्थान के मेवाड़ है जिसमें चित्तौड़, नाथद्वारा सब शामिल है। मारवाड़ है जिसमें जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर शामिल है। हाड़ौती जिसमें कोटा और बूंदी शामिल है। इसके अलावा जयपुर। इन क्षेत्रों की अपन चित्र शैली के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है ये भी राजस्थानी लघु चित्र शैली के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो राजस्थान लघु चित्र शैली का जो एरिया है वो कौन सा है? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, हाड़ौती और मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। क्लियर है दोस्तों? अब आगे देखते हैं सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था। सर्वप्रथम इस राजस्थान लघु चित्र शैली को नाम किसने दिया था, या वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया था? 1916 में आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। राजपूत पेंटिंग का प्रयोग या वैज्ञानिक वर्गीकरण, दोनों का आंसर यही होगा, 1916 में आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। आगे चलते हैं। चित्र बनाए किस पर जाते थे? दोस्तों जो चित्र बनाए जाते थे वो हाथ से बनाए हुए कागज पर बनाए जाते थे। जो हाथ से कागज तैयार किया जाता था उसे वसली कहा जाता था, और कागज के ऊपर गोंद चिपकाकर फिर दूसरा कागज चिपका दिया जाता था, यानी कि परतदार कागज हो जाते थे जिसे वसली कहा जाता था। उस पर चित्र बनाए जाते थे। इसके अलावा ब्रश जो बनाई जाती थी वो ऊंट और गिलहरी के बालों से बनाई जाती थी, और जो रंग बनाए जाते थे वे पेड़ पौधों से, बहुमूल्य धातुएं, सोना चांदी से, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पत्थरों से ये जो है कलर तैयार किया जाता था। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। राजस्थानी चित्र शैली की राजस्थान चित्र शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी, कौन सी विषयों पर चित्र बने? तो दोस्तों मुख्य रूप से 5 या 6-7 जो भी विषय वस्तु है, कौन कौन सी? गीत गोविंद, रसमंजरी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, बिहारी सतसई, रागमाला, रोमानी कथाएं व प्राचीन ग्रंथ, इन पर राजस्थान लघु चित्र शैली में चित्र बने। कौन कौन सी? गीत गोविंद, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, बिहारी सतसई, रागमाला, रोमानी कथाएं और प्राचीन ग्रंथ।
क्लियर है दोस्तों। अब एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। गीत गोविंद क्या था दोस्तों? गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। किसने लिखा था? जयदेव ने लिखा था। जयदेव कौन था? जयदेव था दोस्तों बंगाल के लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था जयदेव। उन्होंने गीत गोविंद की रचना संस्कृत भाषा में की थी। क्लियर है दोस्तों। ये जो गीत गोविंद ग्रंथ है, इसमें मैटर क्या है दोस्तों? इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम की व्याख्या है। राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में जयदेव के द्वारा लिखा गया। आगे देख लीजिए। जयदेव बंगाल के लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे और उनके द्वारा राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित संस्कृत में लिखा गया ये ग्रंथ है। इसके साथ एक चीज और याद रखना आप, गवाले के गीत ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है और जयदेव के द्वारा ही लिखा गया है। दोनों के दोनों 12वीं सदी में लिखे गए हैं। क्लियर है। दूसरे पे चलते हैं। रसमंजरी। रसमंजरी कब लिखा गया? 14वीं सदी में। गीत गोविंद कब लिखा गया? 12वीं सदी में। रसमंजरी 14वीं सदी में मेथिला यानी कि बिहार का एक क्षेत्र है, वहां के एक ब्राह्मण यानी कि भानु दत्ता के द्वारा ये लिखा गया, जो संस्कृत में लिखा गया है। क्लियर है दोस्तों। रसमंजरी बिहार के मेथिला के वहां पर एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था भानु दत्ता, उनके द्वारा रसमंजरी लिखा गया। और इसमें क्या है? इसमें नायक नायिकाओं की, जो नायक और नायिका है, एक्टर और जो एक्ट्रेस है, उनकी युवा, बाल और तरुण अवस्था का वर्णन किया गया है। यानी कि बाल अवस्था का, युवा अवस्था का और तरुण अवस्था का वर्णन किया गया है। इसमें एक तो शारीरिक यानी कि शारीरिक जो दिखते हैं, फिजिकली जो दिखते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन है, और दूसरा भावात्मक यानी कि इमोशंस के लक्षणों का वर्णन भी है। शारीरिक लक्षणों की बात करें तो पद्मिनी, शंखिनी, हस्तिनी इन रूपों का वर्णन है, और भावात्मक रूपों की बात करें तो खंडिता, उत्का इनका वर्णन है। यानी कि दोनों तरीके से वर्णन किया गया है, शारीरिक रूप से और भावात्मक रूप से। कौन से ग्रंथ में? रसमंजरी ग्रंथ में। चलते हैं तीसरे पे। रसिक प्रिया दोस्तों 1591 ईस्वी में ओरछा के राजा के दरबारी कवि केशव दास के द्वारा लिखा गया रसिक प्रिया। इस पर भी राजस्थानी लघु चित्र शैली में चित्र बने। इसके बाद में आता है कवि प्रिया। ये भी दोस्तों केशव दास के द्वारा लिखा गया, 1591 ईस्वी में लिखा गया, और ये भी केशव दास वही है ओरछा के राजा के दरबारी कवि। लेकिन याद क्या रखना है? कवि प्रिया के 10वें अध्याय में, कवि प्रिया ग्रंथ के 10वें अध्याय में किसका वर्णन है? 12 मासा का वर्णन है। किसका वर्णन है? 12 मासा का, जो वर्ष के पूरे 12 महीनों के बारे में, अलग अलग ऋतुओं के बारे में वर्णन करता है। फिर आगे चलते हैं। कौन सा? बिहारी सतसई। कौन सा है? बिहारी सतसई। इसकी रचना हुई थी 1662 में, 1662 में, 1662 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। और दोस्तों ये रचना करने वाला था जयपुर के मिर्जा राजा का दरबारी कवि। कहाँ का था? जयपुर के मिर्जा राजा का दरबारी कवि। नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम था बिहारी। क्या नाम था? बिहारी। उसके द्वारा की गई, जिसमें 700 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 700 दोहे। किसमें? बिहारी सतसई में। क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे वाली विषय वस्तु कौन सी है? रागमाला ग्रंथ। रागमाला, इस ग्रंथ में एक पुरुष राग होता है और 6 स्त्रियां रागिनी होती है। रागमाला में क्या है? एक पुरुष तो राग है जो परिवार का मुखिया है, और 6 स्त्रियां क्या है? रागिनियां हैं। और वो कौन कौन सी है? वो है देखो, भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघ और श्री। ये 6 है। भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघ और श्री, ये 6 रागिनियां इस ग्रंथ में है। अच्छा, 7वें पे चलते हैं। कौन सा है? रोमानी कथाएं व प्राचीन ग्रंथ। रोमानी कथाएं यानी कि जो प्राचीन कथाएं हैं, जो लोगों के मुंह से बोली जाती थी, कहानियों के रूप में सुनी जाती थी। इसके अलावा जो प्राचीन ग्रंथ है उन पर भी चित्र बने, जैसे कि ढोला मारू प्राचीन एक कथा है, सोनी महिवाल ये भी एक पुरानी कथा है, चोर पंचसिका, लोहार चंदा। इसके अलावा पेड़ पौधों पर चित्र बनाए गए, पशु पक्षियों पर चित्र बनाए गए,
व्यक्ति चित्र बनाए गए, दृश्य चित्र बनाए गए, अलग अलग प्रकार के चित्र भी राजस्थानी लघु चित्र शैली में बनाए गए। तो अपन ने चर्चा की कि राजस्थानी जो लघु चित्र शैली है इसके प्रमुख विषय वस्तुओं में एक गीत गोविंद है, एक रसिक प्रिया है, एक कवि प्रिया है, एक बिहारी सतसई है, इसके अलावा रागमाला है और रोमानी कथाएं और प्राचीन ग्रंथ के विषयों पर प्रमुख रूप से राजस्थानी चित्र शैली में चित्र बने। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अब अपन एक एक चित्र शैली के बारे में पढ़ते हैं। आई होप यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। आगे देखते हैं मालवा। सबसे पहले देखते हैं मालवा चित्र शैली। दोस्तों मालवा जो है वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में एक बुंदेलखंड जगह है। वहां पर एक महल है जिसका नाम है दतिया महल। क्या नाम है? दतिया महल। जहां पर बहुत प्रकार के चित्र खोजे गए, वहां पर अलग अलग प्रकार के चित्र खोजे गए। यानी कि कह सकते हैं कि मालवा जो क्षेत्र था एमपी का, उसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? दतिया महल, जहां पर विभिन्न प्रकार की पांडुलिपियां या भित्ति चित्र ये खोजे गए। और ये जो चित्र थे ये यहाँ के लोग नहीं बनाते थे, जो भी यात्री आते थे उनसे ये लोग परचेज कर लेते थे, खरीद लेते थे। बस इतना सा आपको याद रखना है। और इसके अलावा आप नो टेंशन रहिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आगे चलते हैं अपन दूसरी चित्र शैली में, और दूसरी चित्र शैली आती है आपकी कौन सी? मेवाड़ चित्र शैली। कौन सी? मेवाड़ चित्र शैली आती है। दोस्तों मेवाड़ चित्र शैली के देखो अपन कैसे चर्चा करेंगे एक एक चित्र शैली के बारे में। प्रमुख चित्रकारों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करेंगे। तो प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? निसारदीन, साहिबदीन, मनोहर और जगन्नाथ। ये दोस्तों मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार है। रट लो चारों को, निसारदीन, साहबदीन, मनोहर और जगन्नाथ। निसारदीन, साहबदीन, मनोहर और जगन्नाथ। अच्छा देखो, निसारदीन ने क्या किया था? 1605 ईस्वी में चावंड में रागमाला की रचना की थी। 1605 ईस्वी में मेवाड़ में चावंड में रागमाला की रचना निसारदीन ने की थी। दूसरा साहबदीन 1652 ईस्वी में रामायण का युद्ध कांड नामक चित्रित किया था। साहबदीन ने 1652 में रामायण का युद्ध कांड जो नामक चित्र है उसको चित्रित किया था। अब ये रामायण का युद्ध कांड चित्र क्या था दोस्तों? इसमें एक अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। इसमें जो विभिन्न प्रकार की जादुई हथियार है वो इस चित्र में दिखाए गए हैं। राम जब रावण से युद्ध करता है उस समय का दृश्य इसमें दिखाया गया है। और वो कब बनाया गया? 1652 ईस्वी में। बनाया किसने? साहबदीन ने। और नाम क्या था चित्र का? रामायण का युद्ध कांड। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं मनोहर। मनोहर ने कौन सा चित्र बनाया प्रमुख? 1649 ईस्वी में। कब बनाया दोस्तों? 1649 ईस्वी में। और चित्र का नाम था रामायण का बाल कांड। क्या नाम था? रामायण का बाल कांड। अच्छा आगे चलते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ ने क्या बनाया? 1719 ईस्वी में बिहारी सतसई पर चित्र बनाए। जो बिहारी सतसई ग्रंथ है ना उस पर चित्र बनाए जगन्नाथ ने। यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं मेवाड़ चित्र शैली की एक उप चित्र शैली है। वो कौन सी है? नाथद्वारा की पिछवाई कला। मेवाड़ में ही आती है नाथद्वारा की पिछवाई कला। दोस्तों ये क्या है? नाथद्वारा जो भगवान वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है उसमें कपड़े पर जो चित्र बनाने की कला है उसे पिछवाई कला कहा गया है। यानी कि कपड़े पर चित्र बनाने की कला को क्या कहा गया है दोस्तों? पिछवाई कला कहा गया है। और ये कहां पर बनाया जाता था? ये नाथद्वारा में बनाया जाता था। इसके अलावा एक जो और है वो क्या है आपका? महाराणा जगत सिंह का फेरी चित्र। महाराणा जगत सिंह का फेरी चित्र। दोस्तों इस चित्र को 1734 ईस्वी से 1734 से 1752 के बीच में कंप्लीट किया गया।
1734 से 1752 के बीच में। इस चित्र में देखो क्या है, जो भी जगत सिंह जो द्वितीय थे, जो भी उन्होंने भ्रमण किया, उन्होंने जो भी चारों तरफ फेरी की, उन सबका चित्रण इस चित्र में किया गया है। तो दोस्तों ये था मेवाड़ चित्रशैली। अब अपन देखते हैं हाड़ौती चित्रशैली के बारे में, और हाड़ौती चित्रशैली में अपन क्या देखेंगे, कोटा और बूंदी चित्रशैली के बारे में देखेंगे। अपन ने देखा राजस्थान चित्रशैली में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है। राजस्थानी चित्रशैली का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण या इसको नाम देने का काम किसने किया। फिर देखा हमने हाथ से जो चित्र बनाए जाते थे वो कहाँ पर बनाए जाते थे, हाथ से निर्मित कागजों को क्या कहा जाता था, ब्रश किससे बनाई जाती थी, रंग किससे बनाए जाते थे, और विषय वस्तु क्या क्या थे, कौन कौन से ग्रंथों पर राजस्थानी चित्रशैली में चित्र बने। इसके अलावा अपने मालवा और मेवाड़ चित्रशैली को कंप्लीट कर लिया है। अब अपन देखेंगे हाड़ौती चित्रशैली। अब पढ़ते हैं दोस्तों अपन हाड़ौती चित्रशैली के बारे में। हाड़ौती चित्रशैली जिसमें अपन पढ़ेंगे कोटा और बूंदी चित्रशैली के बारे में। दोस्तों दोनों ही जो क्षेत्र थे वो एक ही थे, दोनों चित्र एक ही थे, लेकिन जब जहांगीर पर खुर्रम का आक्रमण हुआ, खुर्रम का उसके बेटे शाहजहां का विद्रोह हुआ था, उस टाइम पे, उस समय पे जो मधु सिंह जो थे, यानी कि बूंदी के शासक राव रतन सिंह के जो पुत्र थे मधु सिंह, उन्होंने जहांगीर की रक्षा की थी, और जहांगीर की रक्षा करने के कारण जहांगीर ने बूंदी राज्य को कोटा से अलग कर दिया, और बूंदी जो क्षेत्र था, जो कोटा क्षेत्र था, वो मधु सिंह को सौंप दिया और बूंदी एक अलग क्षेत्र बन गया। ये थी कहानी हाड़ौती की। दोस्तों अब अपन देखते हैं बूंदी चित्रशैली के बारे में। बूंदी चित्रशैली को शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, और वो पंक्तियां क्या है, गौर से सुनिए दोस्तों। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, और मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। कदमों को बांध न पाएगी ये मुसीबत की जंजीरें, कदमों को बांध न पाएगी ये मुसीबत की जंजीरें, और रास्तों से भी कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं। साथ चलता है मेरे दुआओं का काफिला, इसलिए किस्मत से भी कह दो कि तरह नहीं हूं मैं। जब तक जिंदा हूं दौड़ूंगा चलूंगा लेकिन रुकना नहीं मुझे, और जिंदगी से भी कह दो अभी मरा नहीं हूं मैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बूंदी चित्रशैली के बारे में। बूंदी चित्रशैली जैसे अपन ने देखा कि दोनों एक ही थे, कोटा और बूंदी, लेकिन जहांगीर ने इसे जो है मधु सिंह को उपहार के रूप में दिया था, इसलिए कोटा एक अलग क्षेत्र बन गया था और बूंदी चित्रशैली एक अलग। बूंदी चित्रशैली का सर्वाधिक विकास हुआ था दोस्तों 76 साल भाव सिंह और उम्मेद सिंह के समय। 76 साल के समय उनके पुत्र भाव सिंह के बारे में के समय में, और उम्मेद सिंह के समय में सर्वाधिक बूंदी चित्रशैली का विकास हुआ था। और क्या चीजें याद रखनी है इसमें, कुछ खास याद नहीं रखना है दोस्तों। एक याद रखना है, बूंदी रागमाला का जो चित्रण हुआ था वो 1591 में हुआ था, चुनार के पास। चुनार कहाँ पर था, बनारस के पास में, वहां पर इसका चित्रण हुआ था। और किसके द्वारा किया गया, शेख हसन, शेख अली और शेख हातिम के द्वारा इसका चित्रण किया गया। बूंदी जो रागमाला है इसका चुनार में किया गया था। और एक जो प्रमुख चित्र है वो दोस्तों प्रमुख चित्र है आपका राग दीपक। राग दीपक क्या चित्र है दोस्तों, राग दीपक में क्या है कि एक जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका के साथ एक कक्ष में बैठा हुआ है, और कक्ष में बैठकर रात्रि का समय है जिसमें चंद्रमा को भी दिखाया गया है, और चंद्रमा जो है वो पीले रंग का दिखाई दे रहा है, तो जिस वजह से लगता है कि तारे भी दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से लगता है कि जो समय है वो काफ़ी बीत गया है, ऐसा कुछ चित्र में है। इसके अलावा कुछ दीपक को पकड़े हुए एक मानव की आकृति के रूप में भी दिखाया गया है। ये चित्र है कौन सा, राग दीपक, जो बूंदी चित्रशैली में बना हुआ है। चलो बात करते हैं कोटा चित्रशैली की। कोटा चित्रशैली में कुछ खास याद नहीं रखना आप लोग को दोस्तों। कोटा चित्रशैली का प्रारंभ हुआ था जगत सिंह से, यानी कि एक पृथक रूप धारण किया था बूंदी से कोटा चित्रशैली ने जगत सिंह के समय पर। और दोस्तों इन दोनों की अगर विशेषताएं पूछी जाए, कोटा चित्रशैली की या फिर बूंदी चित्रशैली की, दोनों की अगर विशेषताएं पूछी जाए तो विशेषताएं अपन बताएंगे कि इनमें शिकार दृश्यों को, पशु पक्षियों को और वनस्पति का
मुख्य रूप से चित्रण किया गया। और मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो कोटा चित्र शैली में शिकार दृश्य और बूंदी चित्र शैली में वनस्पति का चित्रण, ये आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा शिकार दृश्य कोटा चित्र शैली में दिखाए गए हैं और वनस्पति, झाड़ियां, लताएं ये सबसे ज्यादा बूंदी चित्र शैली में दिखाए गए हैं। कोटा चित्र शैली में तो यहाँ तक दिखाए गए हैं कि महिलाएं भी जो है वो जानवरों का पीछा कर रही है, जानवरों को शिकार करने के लिए आतुर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अपन आगे देखते हैं मारवाड़ चित्र शैली के बारे में। मारवाड़ चित्र शैली में 3 उप शैलियां शामिल की जाती है। 3 उप शैलियां कौन सी है? बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़। तीनों उप शैलियां मारवाड़ की ही उप शैलियां हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बीकानेर चित्र शैली के बारे में। बीकानेर की स्थापना 1488 में राव बीका राठौड़ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राव बीका राठौड़। बीकानेर को राव बीका ने बसाया, जोधपुर को राव जोधा ने बसाया और किशनगढ़ को किशन सिंह ने बसाया, राव किशन सिंह ने बसाया। तो बीकानेर की स्थापना 1488 में राव बीका के द्वारा की गई। इसी बीकानेर में जूनागढ़ में एक अनूप सिंह पुस्तकालय की स्थापना भी की गई। इसके अलावा एक चीज याद रखना, बीकानेर में चित्रकला का प्रारंभ किसके द्वारा माना जाता है? उस्ताद अली रजा के द्वारा, क्योंकि इन्हीं को पहली बार दरबारी चित्रकार के रूप में रखा गया था। किसको? उस्ताद अली रजा को रखा गया था। अच्छा, और प्रमुख चित्रकारों की बात करते हैं। और कौन कौन से थे? रकनुद्दीन और इब्राहिम द्वितीय। कौन सी शैली के? बीकानेर शैली के। अली रजा की बात की अपन ने। रकनुद्दीन ने चित्र बनाए रामायण पर आधारित, रसिक प्रिया पर आधारित और दुर्गा सप्तशती के आधार पर, इनके ऊपर रकनुद्दीन ने चित्र बनाए। जबकि इब्राहिम द्वितीय ने 12 मासा, रागमाला और रसिक प्रिया पर चित्र बनाए। मंडी क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, बीकानेर शैली में मंडी क्या थी? दोस्तों, मंडी एक चित्र बनाने का स्टूडियो स्थापित करने की एक परंपरा थी। स्टूडियो होता था चित्र बनाने का, जिसमें बहुत सारे चित्रकार मिलकर एक समूह के रूप में चित्र बनाते थे और उनका निर्देशन करता था एक प्रमुख चित्रकार। जब सभी शिष्य, सभी छोटे चित्रकार मिलकर चित्र को तैयार कर देते थे, तब लास्ट में जो मुख्य चित्रकार होता था उसकी देखरेख में उसे अंतिम रूप दिया जाता था। इसमें विभागा अध्यक्ष का नाम लिखा जाता था, उन चित्रकारों का भी उस चित्र के पीछे नाम लिखा जाता था। यानी कि पूछा ऐसा जा सकता है कि मंडी क्या है? स्टूडियो स्थापित करने की एक प्रथा है जो बीकानेर चित्र शैली में प्रचलित थी। उस्ताद बीकानेर चित्र शैली के चित्रकारों के नाम के पहले लगाया जाता है अक्सर। प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, कौन सी शैली में? बीकानेर शैली में। इसके अलावा गायों से गिरे कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, ये भी कौन सी शैली में है? बीकानेर शैली में है। अब आगे चलते हैं जोधपुर शैली में। जोधपुर शैली में आपको कुछ भी याद नहीं रखना। क्या याद रखना है? इसका प्रारंभ हुआ था महाराजा जसवंत सिंह के समय। किसके समय हुआ था? महाराजा जसवंत सिंह के समय। फिर आगे चलकर अजीत सिंह के समय पर भी इसको विकास को प्रोत्साहन मिला। और दोस्तों, अजीत सिंह वह था जिसने औरंगजेब से सबसे ज्यादा बार युद्ध किया था। कितनी बार युद्ध किया था? 25 बार। 25 युद्ध किए थे अजीत सिंह ने औरंगजेब से। और अजीत सिंह की रक्षा करने वाला कौन था? दुर्गादास राठौड़ था। दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से अजीत सिंह की रक्षा की थी। और ये जो चित्र है, दुर्गादास घोड़ी पर बैठे हुए, घोड़ी पर सवार, दुर्गादास घोड़े पर सवार, ये जो चित्र है ये अजीत सिंह के समय ही बना था। और ये कौन सी शैली में बना हुआ है? जोधपुर शैली में बना हुआ है। आगे चलते फिर इसके बाद में मानसिंह ने भी इसे संरक्षण प्रदान किया। मानसिंह के समय जो चित्र बने वो ढोला मारू, पंचतंत्र और नाथ चित्र, ये प्रमुख रूप से जोधपुर चित्र शैली में चित्र बनाए गए। इसके बाद में आता है किशनगढ़ चित्र शैली। ये भी मारवाड़ की उपशैली है। किशनगढ़ की स्थापना 1609 में राव किशन सिंह के द्वारा की गई। किसके द्वारा? किशन सिंह के द्वारा की गई 1609 ईस्वी में। यहाँ पर जो प्रमुख जो संरक्षण देने वाला जो शासक था वो सामंत सिंह था। सामंत सिंह एक प्रमुख एक चित्रकार था, चित्रकला में उसे बहुत रुचि थी। खुद जो है शायरियाँ लिखता था, चित्र बनाता था। एक इसकी प्रेमिका थी जो इसकी दासी थी, जिसे ये बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। और उस दासी से प्रेम के करते हुए ये कई प्रकार की शायरियाँ, कोटेशन लिखता है। और जो शायरियाँ लिखता है उसमें नीचे जो है नागरी दास नाम लिखता है। क्यों नागरीदास क्यों लिखता है? क्योंकि अगर प्रजा पूछे कि महाराज ये शायरी किसने लिखी है तो कहीं महाराज का ही नाम न आ जाए, इसलिए अपना नाम क्या लिखता था? नागरीदास।
याद रखना है, अपना नाम नागरी दास लिखता था। कौन? सावंत सिंह। और इसकी प्रेमिका कौन थी? एक दासी थी। अच्छा, इसका प्रमुख जो चित्रकार था, सावंत सिंह का जो प्रमुख चित्रकार था वो था निहाल चंद। निहाल चंद, निहाल चंद की प्रमुख कृति कौन सी थी? बड़ी ठड़ी, जिसे मोनालिसा भी कहा जाता है, यानी कि बनी ठनी। और इसके अलावा एक प्रमुख चित्र और बनाया था, वो कौन सा था? कृष्ण और राधा एक मंडप में। ये किसने बनाया था? निहाल चंद ने। निहाल चंद किसका दरबारी चित्रकार था? सावंत सिंह का। सावंत सिंह को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? नागरी दास से। यहां तक क्लियर है दोस्तों। मारवाड़ चित्रशैली भी कंप्लीट। अब अपनी बची है जयपुर चित्रशैली और राजस्थान के प्रमुख चित्रों के बारे में बचा हुआ है, वो अपन अब देखते हैं। और दोस्तों अब है अपनी आखिरी स्लाइड, जिसमें अपन देखेंगे जयपुर चित्रशैली के बारे में और राजस्थान की विभिन्न लघु चित्रों के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले जयपुर चित्रशैली से पहले दो पंक्तियां फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा। वो क्या है? नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं होती, दिशा बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं जयपुर चित्रशैली को। दोस्तों जयपुर चित्रशैली का सबसे ज़्यादा विकास 3 संरक्षकों या 3 राजाओं के द्वारा किया गया। एक तो सवाई जय सिंह, दूसरा ईश्वरी सिंह और तीसरा सवाई प्रताप सिंह। सवाई जय सिंह ने 1727 ईस्वी में आमेर से अपनी राजधानी जयपुर में स्थापित की। सवाई जय सिंह ने अपनी राजधानी बदली, पहले आमेर थी, फिर अपनी राजधानी इन्होंने बसाई कहाँ पर? जयपुर में। कब? 1727 ईस्वी में। साथ ही इन्होंने मुगल दरबार के जो चित्रकार थे उनको आमंत्रित भी किया, अपने यहाँ पर जयपुर में आमंत्रित किया। इसके अलावा इन्होंने सूरत खाना बनवाया, जहाँ पर चित्र बनाए जाते थे। मुख्य रूप से इनके समय जो चित्रकार थे वो कौन कौन थे? साहिब राम और मोहम्मद शाह। मुख्य रूप से 2 चित्रकार इनके समय पर थे, साहिब राम और मोहम्मद शाह। सूरत खाना बनवाया इन्होंने। इसके अलावा इसके बाद में आते हैं ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह के समय जो भी चित्र बने उसमें हाथी की सवारी, सुअर और चीते का शिकार, इसके अलावा हाथियों की लड़ाई, इस प्रकार के चित्र बने। और आखिरी जो थे सवाई प्रताप सिंह, इन्होंने अपने जो सूरत खाना था जहां पर चित्र बनाए जाते थे वहां पर 50 चित्रकारों को नियुक्त किया था। ये थे जयपुर चित्रकला के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय। इनमें से आपके बाहर कुछ नहीं होने वाला, यही अगर याद रखोगे तो सब कुछ है। इसके बाद में अब देखते हैं अपन राजस्थानी लघु चित्रशैली के प्रमुख चित्रों के बारे में। और पहला चित्र आता है आपका भागवत पुराण। दोस्तों भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला से संबंधित है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर बाद के विवरण के बारे में बताता है। यानी कि जिस प्रकार से मालवा चित्रशैली में पन्ने यानी कि फॉल्सिस पर जो चित्र बनाए जाते थे, यानी कि एक बड़ा आकार का एक पन्ना जिसे अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि उसके अलग अलग समूह बनाए गए हैं, कोटेशन बनाए गए हैं। उसमें क्या है? जन्म से लेकर हर एक में अलग अलग चित्र हैं कि जहाँ पर एक में जन्म हो रहा है, दूसरे में जो है खुशी, जन्म की खुशी में गाजे बाजे बज रहे हैं, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है। इसके अलावा जो यशोदा और जो नंद है वो दोनों दान दे रहे हैं ब्राह्मणों को। इसके अलावा गाय और बछड़े दान दिए जा रहे हैं। एक चित्र में आपको दिखेगा कि हलवाई जो है वो कुछ मिठाइयाँ बनाने में लगे हुए हैं। कुछ इस प्रकार के चित्रों का एक समूह है जो है भागवत पुराण। आपसे पूछा जा सकता है कि भागवत पुराण किससे संबंधित है? तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला से संबंधित है। इसी चित्र में, इसी ग्रंथ में शक्तासुर राक्षस का वध करते हुए भगवान श्री कृष्ण को दिखाया गया है, जो आखिरी चित्र है। इसके बाद में दूसरा आता है मारू रागिनी। मारू रागिनी क्या है दोस्तों? मारू रागिनी मारवाड़ क्षेत्र का एक फेमस चित्र है जो प्रमुख लोक कथाओं पर आधारित है। इसमें क्या है? मारू एक राजकुमार है और रागिनी क्या है? एक राजकुमारी है। दोनों दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेम करने की वजह से दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन समाज से, परिवार से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। दोनों संघर्ष करते हैं और संघर्ष करके लड़ाई झगड़ा करके आखिरकार दोनों ऊंट पर बैठकर दौड़ते हुए इस चित्र में दिखाए गए हैं। यानी कि मरु और रागिनी जो है दोनों ऊंट पर बैठे हैं और वो तेज गति से भाग रहे हैं, मारू रागिनी को लेकर भाग रहा है। ऐसा कुछ ये चित्र है जो मारवाड़ शैली में निर्मित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मारू रागिनी चित्र किस शैली में निर्मित है, ऑप्शन दे दिया जाए जोधपुर, जयपुर, इसके अलावा
मेवाड़ या फिर जैसलमेर, तो दोस्तों आपका होगा जोधपुर। यानी कि अगर जोधपुर आता है तो भी सही है और मारवाड़ आता है तो भी सही है। यानी कि ये मारवाड़ भी कह सकते हैं और जोधपुर चित्र शैली में भी ये चित्र कह सकते हैं, क्योंकि जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ तीनों क्या है, मारवाड़ चित्र शैली की उपशैलियां है। आगे चलते हैं, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का चित्र। दोस्तों इस चित्र में क्या है, राजा अनिरुद्ध सिंह जो है उसको घोड़े पर विराजमान दिखाया गया है। घोड़ा बहुत तेज गति से हवा से बातें करते हुए उड़ रहा है, जिसके दोनों पैर हवा में हैं। यानी कि घोड़े पर अनिरुद्ध सिंह हाड़ा बैठे हुए हैं और घोड़ा हवा में बहुत तेज गति से गतिमान हो रहा है। जो इसमें पृष्ठभूमि पर जो चित्र दिखाए गए हैं उनको गतिमान दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि घोड़ा बहुत तेज गति से दौड़ रहा है। और ये चित्र बनाया किसने था, 1680 में तुलसी राम के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, तुलसी राम के द्वारा बनाया गया था राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का चित्र। इसके बाद में आता है चौगान खिलाड़ी। चौगान खिलाड़ी चित्र क्या है दोस्तों, चौगान खिलाड़ी में कुछ लड़कियां जो है वो चौगान खेल रही है। उनमें एक राजकुमारी भी है जो घोड़े पर सवार है और चौगान खेल रही है। और ये जो चित्र है पोलो खेलते हुए, चौगान यानी कि चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े पर बैठकर दिखाया गया है। इस चित्र से स्पष्ट नहीं होता कि ये किस शैली का चित्र है, क्योंकि इसमें मुख्य आकृति किशनगढ़ शैली की दिखती है, घोड़े पर सवार ये मुगल शैली का लगता है। तो इस तरीके से अपन पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि ये किस चित्र शैली का चित्र है। लेकिन चौगान खिलाड़ी जो चित्र है उसमें राजकुमारी को घोड़े पर बैठकर चौगान खेलते हुए दिखाया गया है। इसके बाद में आता है कृष्ण झूला झूल रहे व राधा उदास। कृष्ण झूला झूल रहे व राधा उदास, यह चित्र रुकनुद्दीन ने बनाया था। दोस्तों रुकनुद्दीन वही जिसे बीकानेर शैली में या बीकानेर कार्यशाला में नियुक्त किया गया था। तो रुकनुद्दीन के द्वारा बनाया गया था 1680 में कृष्ण झूला झूल रहे व राधा उदास। इस चित्र में क्या है, भगवान श्री कृष्ण झूला झूल रहे हैं, चारों ओर गोपियों से घिरे हुए हैं, गोपियां उनके साथ झूला झूल रही है और ये दृश्य देख लेती है राधा। तो राधा जब गोपियों को श्री कृष्ण के पास में देखती है तो मन उसका खट्टा हो जाता है, यानी कि वो उदास हो जाती है कि उनका जो प्रेमी है वो किन्हीं दूसरी स्त्रियों के साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो राधा उदास हो जाती है और एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। जब वो पेड़ के पीछे छिपती है तो कृष्ण जो है एक दासी को भेजता है और फिर उसकी दासी जो है वो दोनों के बीच का काम करती है, दोनों को मिलाने का काम आपस में करती है और सुलह करवाती है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। कुछ इस चित्र में ऐसे बताया गया है, कृष्ण झूला झूल रहे व राधा उदास, जो रुकनुद्दीन ने 1680 में बनाया था। इसके बाद में चलते हैं फेमस चित्र बनीठनी की ओर। बनीठनी दोस्तों किशनगढ़ चित्र शैली में बना हुआ चित्र है। अपन ने देखा किशनगढ़ की स्थापना 1609 में किशन सिंह ने की और वहां के प्रमुख शासक सामंत सिंह के संरक्षण में किशनगढ़ चित्र शैली फली फूली। और सामंत सिंह जो थे वो एक खुद प्रेमी थे, अब एक दासी से प्रेम करते थे और उस दासी की जो चित्रण है वो एक राधा के रूप में उसे चित्रित करते थे और विभिन्न प्रकार की शायरियां उसके ऊपर लिखते थे। और उनका एक प्रसिद्ध जो चित्रकार था जिसका नाम था निहाल चंद के द्वारा ही दोस्तों बनीठनी चित्र बनाया गया और इतनी सुंदर मुख की आकृति बनाई गई जिसमें भौहें धनुषाकार, गाल पर एक लटी, बालों की एक लटी दिखाई गई, एक हाथ में कमल की पंखुड़ी और एक हाथ में उनकी चुन्नी ओढ़े हुए दिखाया गया, पकड़े हुए दिखाया गया। इस चित्र में जो कौन सी है, राजस्थान की मोनालिसा बनीठनी चित्र जिसे निहाल चंद ने बनाया था। इतना आपके लिए काफी है अगर आप इसके बारे में लिखोगे तो। एक आता है लास्ट आपका चित्र है, वो कौन सा है, राम चित्रकूट वन में परिवार से मिलते हुए। दोस्तों आपको पता होगा, मैं जब रामायण अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ में वनवास चले जाते हैं और वन में जाकर वो एक झोपड़ी बनाते हैं जिसे वन का नाम क्या था, चित्रकूट वन। चित्रकूट वन में जाते हैं और वहां पर जाकर झोपड़ी बनाकर वो रहने लग जाते हैं। लेकिन पीछे क्या होता है, दशरथ की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो जाती है, जिसका संदेश लेकर सभी माताएं कौशल्या, सावित्री, है ना, ये इसके अलावा जो भरत, शत्रुघ्न और विभिन्न प्रकार के जो संत थे और भरत और शत्रुघ्न की पत्नी, ये सब के सब कहाँ जाते हैं, भगवान श्री राम के पास में जाते हैं उनको ये समाचार बताने के लिए, उनको वापस अयोध्या लाने के लिए। लेकिन जब ये जाते हैं तो वहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो भगवान श्री राम देखकर दोनों माताओं के चरण स्पर्श करता है। इसके साथ ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों संतों के साथ बैठकर बातें करते हैं। सीता अपनी माताओं यानी कि सास से बातें करती है। इसके अलावा भरत और शत्रुघ्न की पत्नियाँ सीता के साथ बातें करती है। तभी संत जो
जो है वो भगवान श्री राम को दशरथ की मृत्यु के बारे में संदेश सुनाते हैं, तो भगवान श्री राम शोकाकुल हो जाते हैं, यानी कि बहुत बड़े दुख हो जाते हैं। यानी कुछ इस प्रकार का पेंटिंग है जिसमें एक दृश्य में उनसे मिलते हुए दिखा रहा है, दूसरे दृश्य में उनके चरण स्पर्श करते हुए दिखा रहे हैं, तीसरे दृश्य में संत दिखाए हुए हैं, चौथे दृश्य में संतों के द्वारा भगवान श्री राम को कथा कहते हुए सुनाया है, और पांचवें दृश्य में भगवान श्री राम उदास बैठे हुए दिखाए गए हैं। कुछ इस प्रकार की पेंटिंग है जिसमें अलग अलग दृश्यों को दिखाया गया है। और वो दोस्तों दृश्य याद करने की जरूरत नहीं, वो दृश्य कौन से हैं? जब भगवान श्री राम से उसके परिवार वाले चित्रकूट वन में मिलने के लिए आते थे, वो ही दृश्य हैं जो आप खुद मनोभाव से पता कर सकते हैं कि दृश्य कैसे होंगे, क्योंकि उन्हें 14 साल का वनवास था और फिर घर वाले उनके पिता की मृत्यु का संदेश लेके वहां पे आए थे। तो दोस्तों ये था अपना चैप्टर नंबर 2 फिनिश हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर आपने कंप्लीट देखा है तो 4 नंबर सोच के चलिए आपके कंप्लीट हो चुके हैं, मैं इसकी गारंटी आपको देता हूं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर फिर भी कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जरूर बताएंगे। और हाँ, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर भी मुझे फॉलो करेंगे, अपना ग्रुप ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।